लेट्स कंटिन्यू। समाजशास्त्र के विज्ञान के रूप में जो विशेषताएं हैं हम उनकी चर्चा कर रहे थे और इसके अंतर्गत मैंने आपको अभी तक बताया है कि समाजशास्त्र की प्रकृति कैसी, इसका ज्ञान स्थायी होता है, इसके सिद्धांत भी सार्वभौमिक होते हैं। अगली इसकी विशेषता है समाजशास्त्र विचार एवं तथ्यों का योग है। कुछ निश्चित तार्किक धारणा और विचार के आधार पर ही तथ्यों का अध्ययन किया जाता है और उन्हीं से संबंधित तथ्यों का संग्रह भी किया जाता है, जिससे अध्ययन क्षेत्र को सीमित एवं निर्धारित किया जाता है। अतः विचारों और तथ्यों का योग समाजशास्त्र की प्रकृति को वैज्ञानिक बनाता है। यहाँ हमें थोड़ा सा समझना होगा समाजशास्त्र के अंदर अध्ययन करने का तरीका क्या है। ये कुछ निश्चित तार्किक धारणा के आधार पर विचार का निर्माण करता है और उन विचारों के आधार पर तथ्यों का संग्रहण करता है और उन तथ्यों का संग्रहण करने के बाद क्या होता है, अध्ययन क्षेत्र को हम सीमित कर सकते हैं। यानी उसको अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने पर हमारे द्वारा जो अध्ययन किया जाएगा वह अध्ययन गहन अध्ययन हो सकता है। इसलिए समाजशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, हमारा पूरा का पूरा ध्यान थियोरी पर और फैक्ट्स पर होता है। उदाहरण के लिए आपने जब अध्ययन प्रारंभ करते हैं तब आपको ये देखना है कि आप संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग करेंगे, आप कॉन्फ्लिक्ट थियोरी को यूज करेंगे या एथनोमेथोलॉजी को करेंगे। ये आपकी थियोरी हुई, आपकी तार्किक धारणा हुई। उस तार्किक धारणा के आधार पर आप विचार का निर्माण करते हैं और फिर उसके आधार पर आप तथ्यों का संकलन करते हैं। इसलिए जब समाजशास्त्र इस प्रकार से अध्ययन करता है तो हम उसको विज्ञान की श्रेणी में रखते हैं। अब अगली विशेषता क्या है, समाजशास्त्र वस्तु स्थिति का वर्णन करता है। ये मैंने पूर्व में भी बताया। विज्ञान की विशेषता क्या है, विज्ञान की विशेषता वस्तु स्थिति या वस्तुनिष्ठता है। वस्तु स्थिति या वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय क्या है, समाजशास्त्र स्वयं को क्या है तक ही सीमित रखता है। क्या होना चाहिए इसमें इसकी रुचि नहीं है। यह केवल यह देखता है जो सामने घटित हो रहा है, जिस रूप में घटित हो रहा है उसी रूप में उसका अध्ययन किया जाना चाहिए। समाजशास्त्र का उद्देश्य केवल मात्र घटना जिस रूप में घटित हो रही है उसी रूप में उसको प्रस्तुत करना उसका मूल उद्देश्य होता है। उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं होता है कि क्या होना चाहिए। सोशियोलॉजी इज अ साइंस, इट इज नॉट अ रेमेडियल सब्जेक्ट कि रेमेडियल सब्जेक्ट होने के कारण ये केवल आपको समाधान दे कि इस समस्या का यह समाधान है, हमें समाज में रहकर ये करना चाहिए या वो करना चाहिए। ये इसमें कोई अनिवार्यता नहीं है। यह तो केवल इस बात पर जोर देता है समाज में ये घटना घटित हुई है, इस घटना के घटित होने के मूल रूप से क्या क्या कारण है और इसके क्या क्या परिणाम हमारे सामने आएंगे। अतः समाजशास्त्र केवल क्या है का वर्णन करके न केवल स्वयं को विज्ञान का दर्जा दिलाता है, साथ ही मूल्य प्रभाव विहीनता का भी परिचायक है। मूल्य प्रभाव विहीनता मतलब वैल्यू न्यूट्रलिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर समाजशास्त्र को साइंस बनना है तो उसको वैल्यू लोडेड नहीं होना, वैल्यू न्यूट्रल होना है। वैल्यू न्यूट्रल यानी तटस्थ होकर घटनाओं का अध्ययन करना समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रखता है। इसके अतिरिक्त इसकी विशेषता क्या है, समाजशास्त्र अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञान किसी भी प्राकृतिक घटना को जब देखता है, समझाने का प्रयास करता है, तो उस घटना के घटित होने के कारण क्या है उस पर वह ज़्यादा जोर देता है और फिर उसके क्या परिणाम होंगे वह उसके लिए महत्वपूर्ण होता है। इसी प्रकार समाजशास्त्र भी केवल कार्य कारण संबंधों की स्थापना करता है। अर्थात समाजशास्त्र में यह निष्कर्ष निरूपित किया जाता है कि अगर अमुक कारण होगा तो अमुक परिणाम सामने आएंगे जो वास्तव में विज्ञान का ही कार्य है। अतः समाजशास्त्र स्वतः ही एक विज्ञान की कोटि में शामिल हो जाता है। कहने का अभिप्राय क्या है, कहने का अभिप्राय यह है, उदाहरण के लिए हम कहते हैं बाल अपराध का मूल कारण टूटा हुआ परिवार है। जब कभी आप टूटा हुआ परिवार देखते हैं तो आप कह सकते हैं इस टूटे हुए परिवार के कारण उसमें रहने वाला बच्चा अपराधी होने की उसमें बहुत अधिक संभावनाएं हैं। ये कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है। तो साइंस क्या करती है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करती है और सोशियोलॉजी भी अपने आप को साइंस के रूप में एस्टैब्लिश करने के लिए इस कार्य को संपादित करता है।
फिर है समाजशास्त्री सिद्धांत परीक्षण योग्य है। परीक्षण योग्य का मतलब आपके द्वारा यदि कोई सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है तो उस सिद्धांत का परीक्षण किया जाना संभव होना चाहिए, तभी हम उस सिद्धांत को प्रमाणित कर सकते हैं कि आपने जो तथ्य एकत्रित किए हैं वे तथ्य पूर्णतया वस्तुनिष्ठ हैं, वस्तु स्थिति पर आधारित हैं। समाजशास्त्र साधन है, साध्य नहीं, ये बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता है। साधन है, साध्य नहीं मतलब समाजशास्त्र में अन्य प्राकृतिक विज्ञानों में सिर्फ यही अंतर हमें दिखाई देता है। समाजशास्त्र द्वारा जिस विषय का ज्ञान प्राप्त करना है वह संपूर्ण समाज है, जिसमें सिर्फ यह बताया जाता है कि विशिष्ट या सामान्य उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। समाजशास्त्र का कार्य यह बताना नहीं है कि उद्देश्य क्या होने चाहिए। यहाँ पर क्या समझना है, पहली बात, समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करता है। पूरे समाज के अंदर पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। अब फिर उसके अंतर्गत क्या करना है, अब वो आपको बताता है संपूर्ण समाज में कौन से विशिष्ट घटनाओं का अध्ययन किया जाए। वह आपको ये नहीं बताता कि आपके स्वयं का उद्देश्य क्या है, वह इम्पोर्टेंट नहीं है। वह यह बताता है इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। आप जो अध्ययन करना चाहते हैं उस अध्ययन का वैज्ञानिक अध्ययन कैसे हो सकता है, वह आपको समझने में सहायता प्रदान करता है। समाजशास्त्र में भविष्यवाणी करने की संभावना है। हर विज्ञान की विशेषता है कि वह भविष्यवाणी करने की क्षमता रखे। वर्तमान स्थिति के अध्ययन द्वारा निर्मित सामान्य सिद्धांतों के आधार पर समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में सक्षम है। समाजशास्त्री सिद्धांत प्रकृति व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए क्या है के आधार पर क्या होगा का संकेत देते हैं। इसका सीधा कारण है कार्यकारण संबंधों की जब आप स्थापना करेंगे, एक जब होगा तो उसका परिणाम बी होगा। जैसे ही आपको बी दिखाई देता है आप कहेंगे आसपास ए होगा, और जैसे ही आपको ए दिखाई देता है आप कहते हैं भविष्य में इसका परिणाम बी निकलने वाला है। इसको हम भविष्यवाणी करना कहते हैं। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियाँ उनके विभिन्न चरणों का प्रयोग अत्यंत ही निश्चित आधार पर होता है। इनको उसी क्रम में लेना होता है जिस क्रम में वो दिए गए हैं। आप उनको अपनी इच्छा अनुसार उनमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि सबसे पहले समस्या का चुनाव करना। समस्या का चुनाव सबसे पहले आप अपने अध्ययन का विषय चुनते हैं। अध्ययन का विषय चुनकर अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करते हैं। अध्ययन के उद्देश्य को निर्धारित करने के बाद में आप अपने अध्ययन की पद्धति को निर्धारित करते हैं। फिर आप अपने अध्ययन क्षेत्र को निर्धारित करते हैं। फिर अपने निदर्शन को निर्धारित करते हैं। फिर आप तथ्य का संग्रहण करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करके उसकी व्याख्या कर सामान्यकरण करते हैं, और फिर सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। ये क्रमबद्धता है। इस क्रमबद्धता का पालन करना आपको अनिवार्य है। समाजशास्त्र का विश्वास स्वतः ही सत्य वैज्ञानिक मान्यताओं में निहित है। बिलीव इन ऑटो एविडेंट साइंटिफिक अजम्पशन, विज्ञान की मान्यताओं में जो कि स्वतः प्रमाणित है उनमें समाजशास्त्र का विश्वास निहित है। अतः इन सब विशेषताओं के आधार पर हम समाजशास्त्र को विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं। तो इस व्याख्यान के अंतर्गत आपने क्या किया है, समाजशास्त्र विज्ञान है और उसके विज्ञान होने के कौन कौन से तर्क दिए जा सकते हैं, वे सारे तर्क इस व्याख्यान में आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। अब आपका निकट समय में मैं आपको असाइनमेंट देने वाली हूँ, इसलिए अब तक के जो लेक्चर्स आपको दिए गए हैं उनको आप ध्यान से पढ़िए और फिर वो असाइनमेंट आप करके मुझे देंगे। आप 2-4 दिन में जैसे ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, आई विल गिव यू द असाइनमेंट्स। आप लोगों का मुझे कोई रिएक्शन नहीं मिल रहा है, कोई प्रतिक्रियाएं नहीं आ रही हैं, कोई प्रश्न नहीं आ रहे हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि आप लोगों की पढ़ने में रुचि कम है। यदि आप पढ़ने में रुचि कम रखेंगे तो इसमें आप ही को नुकसान होने वाला है। आप में से बहुत से विद्यार्थी जानते हैं, मैं प्रीवियस के अंदर भी जो विद्यार्थी कक्षा में नियमित पढ़ते रहे हैं उनको अपने विषय का ज्ञान ज़्यादा हुआ है। जो पढ़ नहीं रहे हैं वो कहीं ना कहीं नुकसान में हैं। तो ऐसी स्थिति में आप अंतःक्रिया करिए, और आप तो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं। अंतःक्रिया ही संबंधों का निर्माण करती है, और हमारे और आपके संबंध विद्यार्थी और शिक्षक के हैं, और विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का मूल आधार शिक्षा है, और इस शिक्षा के लिए आपका ज्ञान के आधार पर अंतःक्रिया करना बहुत ज़रूरी है। इसके महत्व को समझते हुए अपनी प्रतिक्रियाएं भेजिए
आप लोग अमूमन मैंने देखा जब मैंने प्रतिक्रिया के लिए कहा आप गुड मॉर्निंग और इस तरह के मैसेजेस कर रहे थे जिसका कोई औचित्य नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। आपके वो मैसेजेस हमारे लिए महत्वपूर्ण है जिसके अंदर आप विषय से संबंधित अपनी जिज्ञासाओं को रखते हैं, आपको क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में आया वो रखेंगे, तभी हम समझ पाएंगे कि हमारा आपको व्याख्यान देना सफल हुआ है या नहीं हुआ है। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ गुड डे।